अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग्स हम लोग कर रहे थे और उसमें हमारे पास बस आखिरी बात रह गई थी कि एक तो रेजिमेंट्स में आपको बता रही थी। रेजिमेंट्स तो आपको वही हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ बता दिए। मेन कि हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे हमने 4 दवाइयाँ देनी होती हैं। आइसोनियाजिड है, रिफैम्पिन है, इथाम्ब्यूटोल है एंड पायराजिनामाइड है। ये चारों हम देते हैं और ये देते हैं हम चारों की चारों पेशेंट को फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद। ठीक है, 2 मंथ्स के लिए ये दे दिए हैं। 2 महीने के बाद हम उससे कहना है कि थाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड खाना छोड़ दे और बाकी चारों को मजीद 4 महीने कंटिन्यू करना है, यानी कि टोटल 6 महीने। और फिर मैंने कहा था कि अगर आइसोनियासिड रेजिस्टेंट है कोई तो फिर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, आइसोनियासिड तो फिर निकल जाएगी। और अगर हमारे पास आइसोनियासिड रेजिस्टेंट होते हैं तो वो तो सिंपली हम कहेंगे कि रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। अगर कोई टीबी हमारे पास आइसोनियासिड और रिफैम्पिन दोनों से रेजिस्टेंट है, ठीक है, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन या रिफैम्पिन जो है आपकी, इन दोनों से रेजिस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब ये बताने का क्या मकसद है, हमारे पास क्वेश्चन आता है बाकायदा एसईक्यू में, सिर्फ और सिर्फ वो पूछते हैं कि व्हाट इज एमडीआर एंड एक्सडीआर। इतना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इमर्जिंग प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे पास बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा आती जा रही है और वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हमारी ड्रग्स इनइफेक्टिव हो रही हैं। तो अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस किसी को ऐसा है जो कि आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन यानी जो मेन फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, वो दोनों के खिलाफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस और एमडीआर लेबल करते हैं, एमडीआर टीबी लेबल करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें हमारा आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन एंड एनी वन मोर ड्रग, ठीक है, कोई एक और ड्रग भी है, एक कम से कम एक या एक से ज्यादा तीसरी भी कोई ड्रग है, लाइक आपके हो सकता है कि तीसरी स्ट्रेप्टो वो है हमारी थाम्ब्यूटोल है, हो सकता है कोई और ड्रग हो, लेकिन मोर देन आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन के बाद कोई तीसरी भी ड्रग है जिसके अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। और एक्सडीआर का हम अभी तक कोई डायरेक्टली ट्रीटमेंट हमें समझ नहीं आता, फिर हम उसके लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सेकेंड लाइन एजेंट्स देते हैं, वो उतने अच्छे नहीं है, उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें अच्छा कवर नहीं मिल पाता। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी कि एमडीआर और एक्सडीआर वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, ओ सॉरी एसईक्यू में भी बहुत ज़्यादा आता है, वाइवा में तो पूछते हैं ना, एसईक्यू में भी आता है। एमडीआर इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिन, एक्सडीआर इज एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट जो फर्स्ट लाइन एजेंट्स आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिन और कोई और तीसरी ड्रग के खिलाफ भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट अगर रेजिस्टेंस पैदा कर ले तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सडीआर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस तो खत्म होता है और फिर हमारे पास जो माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स की पॉजिटिव बीमारियों में से सेकंड बीमारी थी वो लेप्रेसी थी। मैंने कहा था जिसको जुजाम कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इज द कॉज। इसके लिए जो ड्रग यूज होती है इसकी ट्रीटमेंट वो सल्फोन्स हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जो आती हैं बेसिकली वो है डैप्सोन एंड आइसोडैप्सोन, ये दोनों आती हैं गोलियों के नाम, मतलब ये उसके फॉर्मूला के नाम है, आइसोडैप्सोन एंड डैप्सोन, ये अपने जहन में रखने हैं क्योंकि इसमें से कोई खास बात कभी भी नहीं आती, एमसीक्यू ही आ सकता है कभी भी अगर आए तो। और वो जाहिर सी बात है कि उसके कोई भी या तो नाम पूछ लेंगे या उसकी कोई जनरल सा कैरेक्टरिस्टिक, कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है इसमें। अगर मैं इस डैप्सोन की बात करूँ तो इट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बेसिकली क्या करते हैं कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है। फॉलिक एसिड सिंथेसिस रुक जाती है तो डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है, बिकॉज फॉलिक एसिड इज नेसेसरी फॉर डीएनए, डीएनए नहीं बनता तो बैक्टीरिया डाई, बैक्टीरिया मर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ मजीद नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा उसमें हमारे पास जो है ये डैप्सोन ना सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होता है बल्कि हमने पहले भी बात की थी कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एड्स के पेशेंट में जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी हम डैप्सोन को इस्तेमाल करते हैं। ये बात इसकी एमसीक्यू में आती होती है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, कि जो एड्स के पेशेंट्स हैं उनमें न्यूमोसिस्टिस जिरोविशाई का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हम डैप्सोन को यूज़ कर सकते हैं एल्स देन ट्यूबरकुलोसिस। तो वो आपसे एमसीक्यू में एल्स देन ट्यूबरकुलोसिस सॉरी ट्यूबरकुलोसिस के नहीं एल्स देन लेप्रेसी इस्तेमाल पूछते हैं डैप्सोन का, तो ये बात आपने लिखनी है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि अगर इसको भी आप इस्तेमाल करें तो मैंने आपको जब रिफैम्पिन पढ़ा रही थी, ये जो रिफैम्पिन ड्रग है ये वाली, तो मैंने आपको बताया था कि लेप्रेसी में हम बाकी ड्रग्स के साथ रिफैम्पिन देते हैं ताकि इन ड्रग्स जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना हो। तो यही होता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स ला के डैप्सोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। हमारे पास लेप्रेसी के लिए डैप्सोन से अच्छी कोई दवाई नहीं है, इसलिए हम जब देते हैं डैप्सोन को साथ रिफैम्पिन, क्लोफेजिमीन वगैरह देते हैं ताकि
हमारे पास बैक्टीरिया डैप्सोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना पैदा कर सके, ठीक है। तो एक ये बात है इसकी। बाकी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बिल्कुल नॉर्मल सी है, कोई इसमें खास बात नहीं। क्लिनिकल यूज इसका लेप्रेसी है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि एड्स के पेशेंट्स में देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन है, मेट हीमोग्लोबिनीमिया है, कोई इसमें खास बात नहीं। और एसिडैप्सोन जो है वो भी आपकी डैप्सोन की ही जैसी ही एक टाइप है, और वो भी आपको एड्स के पेशेंट में दी जा सकती है, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं अदर एजेंट्स में क्लोफेजिमीन है एक। क्लोफेजिमीन इज ऑल्सो अ डाई दैट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, तो इसलिए इट कैन ऑल्सो बी यूज, लेकिन इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोई ज़रूरी बात नहीं है इसमें। फिर हमारे पास आती है ड्रग्स फॉर एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। एटिपिकल में हमने जो यहाँ पर हमारा कंसर्न है वो सिर्फ माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स, मैक जिसको लेबल करते हैं। इसका ना एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है, याद रखना। मैक का एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है। क्या आता है एमसीक्यू में? वो आपको एक सिनेरियो बना के देते हैं कि एक पेशेंट था जो कि एड्स का पेशेंट था, और उसका वाइट सेल काउंट वाज लेस देन 50 ml पर लीटर या पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, मतलब लेस देन कुछ 50 का उसमें उन्होंने यूनिट इस्तेमाल किया होता है। और उसके बाद वो फिर उसे बताते हैं कि आप वो एड्स के पेशेंट को सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो गया था, और एड्स का पेशेंट जिसका वाइट सेल काउंट 50 से कम हो उसको सुपर एडेड माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था। तो सुपर एडेड इन्फेक्शन जो होता है ना एड्स के पेशेंट में, वो माइकोबैक्टीरिया कभी ना ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं होता, वो लेप्रेसी भी नहीं होता, वो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स का इन्फेक्शन होता है। तो ये बात, पहली बात आपने ये बात याद रखनी है कि एड्स के पेशेंट, ये अलग से भी मैं वीडियो एक डेफिनेटली अपलोड करूँगी कि एड्स के पेशेंट में कौन कौन से बीमारियाँ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और उनमें क्या ट्रीटमेंट हमने देनी है, क्योंकि ये आपका SEQ इंपॉर्टेंट आता होता है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि एड्स के पेशेंट हो गए तो उसको माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में टीबी या लेप्रेसी कभी भी नहीं होता। पहली मतलब आपकी सोच नहीं जानी चाहिए, हो तो सकता है डेफिनेटली, लेकिन पहली सोच आपका अगर एड्स का पेशेंट है 50 से कम उसका वाइट सेल काउंट है, तो आपकी मैक की तरफ जानी चाहिए, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स की तरफ। और वो लंबे से सिनेरियो में आपने मैक एक तो सोचना होता है, और दूसरा फिर उसकी ट्रीटमेंट पूछते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, जो आपकी मैक्रोलाइड्स हैं, जो आपकी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम न्यू जनरेशन ड्रग्स हैं, एजिथ्रो एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, वो इसके अगेंस्ट फिर हमें दी जाती हैं, ठीक है जी। तो साथ इथैम्बिटोल या रिफैम्पिसिन या रिफाब्यूटिन भी दे सकते हैं, लेकिन एजिथ्रो एंड क्लेरिथ्रो आर नॉर्मली यूज। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी कि इसमें से ये MCQ आता है और इसकी कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक एक चैप्टर खत्म हो गया। अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, देन फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर विच इज़ एंटी फंगल ड्रग्स इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।